हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया ईयर बुक भारत 2025। ठीक है, और हमें पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इसे 30 से 35 मार्क्स के चांसेस हैं कि आ जाएं। अगर हम 2024 की बात करें तो वहाँ से ये हम देखते हैं कि 30 मार्क्स तक यहीं से हमको मिल जाते हैं, 30 नंबर, जो बहुत बड़ी बात है। आपको अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप सीधा यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पर आपको प्रूफ के साथ बताया गया है कि कैसे 30 से 35 मार्क्स तक आप यहीं से ला सकते थे एक ही बुक से। तो ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इसका पहला चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मुझे स्टॉप करना पड़ जाए इसी वीडियो के बाद। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। आप खुद समझिए कि मुझे वीडियो बनाने में, एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ जो वीडियो को प्रोसेस और एडिटिंग वगैरह मैं सब कुछ कर सकूँ। तो ये सब जब मैं खुद करता हूँ अकेले ही, और इसमें मेरा 5 आवर्स, कभी कभी 4 आवर, कभी कभी 6 आवर्स तक चले जाते हैं, इतने घंटे मेरे जाते हैं इसमें। तो इतना तो एक्सपेक्टेशन मैं आपसे कर सकता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे इसे। ठीक है, और मैं इसको आपको लिए बहुत अच्छा डिस्कशन भी करता हूँ। मैं पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपका डिस्कशन करवाता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपका अराउंड 12 पेजेस तक, मतलब आपका डिस्कशन पूरा फर्स्ट चैप्टर था वो कर लिया है हमने। ये हाईलाइटेड पीडीएफ मैंने इसकी डाल दी है टेलीग्राम पे, आपको नहीं मिली है तो आप जाकर वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेशनल सिंबल्स। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कशन रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने पहले ही हाईलाइट कर लिया कि कितना आपको बताना है, कितना पढ़ाना है। और हाँ, आज जो मैं बताऊँ, आज का जो चैप्टर है ये आपका, ये बहुत, मतलब नेशनल सिंबल वाला चैप्टर तो मानो इसमें कुछ मैं आपको न्यू बता भी दूंगा, बट इसके बाद जो पॉलिटी वाला चैप्टर है उसमें आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ओवरलैप हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो ओवरलैप वाली चीज़ें हैं मैं उनको बहुत फास्ट लेकर चलूँगा, क्योंकि 800 पेजेस की बुक है ये, 800 पेजेस की बुक्स है, और हमें इसको ख़त्म करना है 7 से 8 दिन में, मतलब एवरी डे 100 पेजेस। तो ऐसा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते मुझसे कि मैं एवरी माइन्यूट, मतलब जहाँ पर मेंस का कंटेंट है वो भी पढ़ा दूँ, सब कुछ कर दूँ। मैं केवल प्रीलिम्स पे, और जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का तो मतलब कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इतना मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और इतना ही आपको पढ़ना है, इतना मैं ही पढ़ाऊँगा भी। तो पहले मैंने ये खुद देखा है, उसके बाद मैं पढ़ाने आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब, बहुत टाइम हो गया। और हाँ, शेयर कर दीजिए जिससे स्टॉप ना करना पड़े, नहीं तो हो सकता है इस वीडियो के बाद ना आए वीडियो। नेशनल सिंबल्स सेकेंड चैप्टर है ये हमारा। देखिए, नेशनल सिंबल में पहला जो टॉपिक है, पॉइंट हो नेशनल फ्लैग के बारे में। तो मैं आपको फ्लैग, अपना प्यारा तिरंगा दिखाकर आपको समझा देता हूँ। देखिए, नेशनल फ्लैग हमने जो अडॉप्ट किया वो 22 जुलाई, याद रखना है डेट, आपको नहीं भूलनी। 22 जुलाई 1947 को ये जो ट्राई कलर है इसको हमने एज अ नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया इंडिया के लिए। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया तिरंगा को एज अ नेशनल फ्लैग। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको ट्राई कलर दिख रहा होगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो ये पैनल है, ये जो ये ट्राई कलर का 3 पैनल्स है, इनकी जो लेंथ और विथ है वो सेम है, आइडेंटिकल है। इवन यू कैन से दैट कि इसकी जो विथ होगी, ग्रीन की जो विथ होगी वही इसकी वाइट की भी होगी, वही सेफ्रॉन या केसरी की भी होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि तीनों पैनल की हाइट और विथ इक्वल है। ठीक है, फिर आपको कलर तो तीनों को पता ही है। फिर बीच में जो आपका नेवी ब्लू कलर का जो है अशोक चक्र दिख रहा है आपका, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, जो ये अशोक चक्र है दोनों साइड दिखना चाहिए, इट इज मस्ट। मतलब आप नेशनल फ्लैग, जो भी नेशनल फ्लैग होगा इंडिया का, जो भी तिरंगा होगा, उसमें जो ये अशोक चक्र है नेवी ब्लू कलर का, ये दोनों साइड देना चाहिए, दिखना चाहिए दोनों साइड। मतलब इस साइड दिख रहा है लेकिन उसके अलग साइड भी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दोनों तरफ दिखना चाहिए। ठीक है, फिर
आपका अगर टोटल ये जो आपका फ्लैग है इसकी अगर हम लेंथ और विड्थ की बात करें तो इसका रेशियो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, वो 3:2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं थोड़ा, अगर इसमें कुछ पॉइंट देखना हो तो देखिए, नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर का है उसको हमने अडॉप्ट किया एज ए नेशनल फ्लैग। और इसका जो आप मैंने बताया कि इसके जो पैनल्स हैं या जो इसके सब पैनल्स हैं वो इक्वल विथ के हैं। ठीक है, उनकी विथ जो है वो इक्वल है। ठीक है, फिर अशोक चक्र जो नेवी ब्लू कलर का है, ठीक है, जिसमें 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स है, मतलब तीलियां आप देखते होंगे ना 24, वो है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और यहाँ पर आप देखिए जो ये सेंटर में आपका अशोक चक्र है वो विजिबल होना चाहिए बोथ साइड। सेल भी, मतलब ये नेसेसरी है कि दोनों साइड अशोक चक्र विजिबल होना चाहिए नेशनल फ्लैग में, तिरंगे में। ठीक है, इसका जो मैंने बताया लेंथ लेंथ से हाइट की जो रेशियो होनी चाहिए या लेंथ से विथ की जो रेशियो होनी चाहिए नेशनल फ्लैग की, सेल भी 3:2, मतलब ये नेसेसरी है, इसी रेशियो में होगा जो भी नेशनल फ्लैग होगा इंडिया का। ठीक है, फिर जो नेशनल फ्लैग का प्रेजेंट डिजाइन है जितना अभी हमने डिस्कस किया, ये अडॉप्ट कब किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। फिर ये बहुत सारे, देखिए बहुत सारे इसमें आपको स्टेचुटरी प्रोविजन मिल जाएंगे कि आप नेशनल फ्लैग को कैसे, मतलब इसको रिस्पेक्ट देंगे, और अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट है, फिर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल हॉनर्स एक्ट है, फिर फ्लैग कोड है। तो इस सब के थ्रू ये सारे प्रोविजन आपके गवर्न होते हैं नेशनल फ्लैग के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, मैं कहूँगा बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखना है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द मेंबर्स। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने घर पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे कहीं भी इसको फहरा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना था। फिर देखिए यहाँ पर स्टेट एम्बलम, हमारा स्टेट एम्बलम क्या है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा है स्टेट एम्बलम। ठीक है, तो आपका मैं इसमें आपको समझा देता हूँ यहीं पे। देखिए स्टेट एम्बलम में आपको सबसे पहले ये याद रखना है ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो जो हमारे लायन कैपिटल अशोका ने सारनाथ में इस्टेब्लिश किया था, आपको पता होगा, वही हमने स्टेट एम्बलम के तौर पे अडॉप्ट किया है। कब अडॉप्ट किया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लायन कैपिटल जो ऑफ अशोका एट सारनाथ है उसको हमने स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसमें कुछ हमने एग्जैक्टली पूरा का पूरा जो अशोका की के मतलब अशोका का जो आप कह देख सकते हैं कि जो लायन कैपिटल था सारनाथ में, उसको पूरा हमने अडॉप्ट नहीं कर लिया है। आप जब अशोका के वहाँ पर मतलब सारनाथ में जो ये देखेंगे तो उसके नीचे आप यहाँ पर आपको लोटस देखने को मिलेगा, मतलब जो वो कमल का फूल नीचे देखने को मिलेगा, ये है आपका अबेकस। ये ठीक है, फिर ये हो गया लायन, ये हो गया अबेकस, और इसके नीचे आपको लोटस देखने को मिलेगा अशोका वाला जब देखने जाएंगे। तो हमने उस लोटस को हटा दिया है, ओरिजिनल में लोटस है अशोका के, बट हमने उसको हटा दिया, उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया है। ठीक है, उसको हटा के हमने, और फिर एक बात और, अगर आप जब सारनाथ में जाएंगे वहाँ का जब लायन वाला फिगर देखेंगे जो अशोका का है, तो वहाँ पर 4 लायन है, लेकिन हमने केवल 3 लायंस को जो मतलब वहाँ पर देखेंगे तो 4 लाइन बैक टू बैक आपको दिखेंगे, वह एक के अपोजिशन में दूसरा। लेकिन हमने क्या किया है, हमने ओनली 3 फिगर्स वाले लाइन को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पर आपका अशोक चक्र दिखेगा और कुछ अबेकस, इसको अबेकस बोलते हैं, इसमें आपको कुछ और भी एनिमल्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको बुल देखने को मिल गया, दौड़ता हुआ घोड़ा ग्लेपिंग हॉर्स,
देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा, एलिफेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, ग्लोपिंग हॉर्स, बुल एंड लायन, ये आपको अबेकस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इन सब के बीच में आपको धर्म चक्र देखने को मिल जाएगा, वही अशोका का चक्र जो धर्म चक्र है वो आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में। यहाँ पर आपने देखा होगा, ये देखिए ये धर्म चक्र, फिर जैसे यहाँ पर एक हॉर्स दिखा, फिर इसके बाद भी धर्म चक्र होकर फिर एलिफेंट, ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए था। फिर मैंने बताया कि जो बेल शेप्ड लोटस था उसको हमने ओमिट कर दिया है, उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया है ओरिजिनल में। जब आप ओरिजिनल लायन कैपिटल आप अशोका देखेंगे तो उसमें बेल शेप्ड लोटस होता है अबेकस के नीचे, उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया, उसको हमने हटा दिया है। फिर अगर हम ओरिजिनल में देखेंगे तो मैंने बताया था कि लायन कैपिटल हैज 4 लायंस, ठीक है। अगर अशोका का आप ओरिजिनल देखेंगे तो उसमें 4 लायंस है, बट हमने क्या अडॉप्ट किया है, ओनली 3 लायंस माउंटेड ऑन दैट, तो ओनली 3 लायंस वाला फिगर हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और उसके नीचे हमने सत्यमेव जयते जो वर्ड है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है, लायन कैपिटल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट एम्बलम में, वो भी हमने ये अडॉप्ट किया। ये भी आपका लायन कैपिटल मतलब आपके स्टेट एम्बलम का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते। बस इतना ही इसमें पता होना चाहिए था, बाकी वो खुद आप पढ़ लेना। फिर देखिए नेशनल एंथम की बात करें हम, नेशनल एंथम जो है जो जनगण मन है आपका, ठीक है, इसको ओरिजिनली जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया था तो वो बांग्ला में था, लेकिन लेटर इसका हिंदी वर्जन जो है उसको हमने अडॉप्ट किया, मतलब बांग्ला वर्जन नहीं, उसका हिंदी वर्जन हमने अडॉप्ट किया एज अ नेशनल एंथम। और कब अडॉप्ट किया, तो 24 जनवरी 1950, इसी डे को हमने नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया था जो कि हमारा वंदे मातरम है, ठीक है। अच्छा ये याद रखना कि पहले बार जो नेशनल जो ये आपका एंथम है कब गाया गया था या कब संग किया गया था, तो ये द फर्स्ट टाइम इज संग ऑन द December 27, 1911 ऑन द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये याद रखना है कि जो 1911 का कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था वहाँ पर सबसे पहले ये जनगण मन गाया गया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर इसका जो फुल वर्जन आप जनगण मन अगर पूरा गाएंगे तो 52 सेकेंड लगता है, लेकिन इसका शॉर्ट वर्जन जो है जो मतलब पहली लाइन और लास्ट लाइन को ही इंक्लूड करता है, उसको जब हम गाते हैं, जो कि आप जब क्रिकेट स्टार्ट होता है तब आप देखेंगे तो उसका शॉर्ट वर्जन गाया जाता है, तो उसका टाइम कितना लगता है, अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड, ठीक है। बस ये जनरल नॉलेज के लिए था। फिर देखिए नेशनल सॉन्ग जो कि ये भी अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये आपको याद रखना किसने कंपोज किया था, किसने इसका रिटर्न किया था, राइट किसने किया था, लिखा किसने था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये है जो इक्वल स्टेटस विद द जनगण मन, मतलब नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम दोनों को इक्वल स्टेटस है, ऐसा नहीं है कि नेशनल एंथम को प्रिविलेज है नेशनल सॉन्ग पर, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना पहली बार कब गाया गया था, तो किस इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इतना ही आपको पता होना चाहिए था इसमें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर आप देखिए, अब इसमें देखिए नेशनल कैलेंडर जो है वो सका एरा को, जो सका एरा का नेशनल कैलेंडर है उसको हमने नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया, तो मार्च 22 1957 में, थोड़ा ईयर याद रखेंगे तो हो जाएगा, 1957 में हमने सका एरा का जो कैलेंडर है उसको नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया। इसमें 365 डेज होते हैं और चैत्र जो होता है, चैत्र वो फर्स्ट मंथ होता है इसका, ठीक है। बस इतना ही इसमें पता होना चाहिए था। फिर नेशनल एनिमल एंड बर्ड, बहुत सिंपली याद रखो, नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है, नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक है, मोर है, ठीक है। और ये मतलब आप कह सकते हैं कि यही नोटिफाई कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा 2011 में। बस अब देखिए पॉलिटी स्टार, देखिए अभी तक जो मैंने उसमें बताया आपको ये सब, इसमें बहुत ऐसा नहीं था कुछ जो मतलब बहुत 2 घंटे 3 घंटे डिस्कशन किया जाए। तो इस चैप्टर में जितना बताना था मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताना, ठीक है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी आप थोड़ा मतलब ये याद वगैरह कर लेना, वंदे मातरम की कम से कम आपको याद होना चाहिए, जनगण मन याद होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लेना। चलिए अब पॉलिटी। पॉलिटी के बारे में मैंने क्या बताया था आपसे? मैंने यही बताया था पॉलिटी के बारे में कि भाई देखो, जो पॉलिटी है ये बहुत ओवरलेप है आपका स्टैंडर्ड सोर्स से। तो मैं क्या करूँगा, जो ओवरलेपिंग वाला चैप्टर है उसको मैं बहुत तेज़ी से कराऊँगा, बहुत फास्ट कराऊँगा। ठीक है, तो पहली बात याद रखना कि स्टार्ट कैसे होता है, कि इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट। पहली बात ये आपको पता है, आर्टिकल 1 में ही कहा जाता है, ये पार्ट 1 भी यही बोलता है, शेड्यूल 1 भी कहीं ना कहीं यही ही बोलता है। तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ फेडरेशन। फेडरल वर्ड जो है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब ये यहाँ पर ये आपको पता चल जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेचर ऑफ स्टेट दे दिया, क्या है, हम सोवरिन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। और हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने बताया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जो आप ये याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो अडॉप्ट कब किया गया था, जो रिपब्लिक इज गवर्न मतलब ये सब जो है ये अडॉप्ट कब किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। लेकिन ये फोर्स में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए ये सब आप पढ़ते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा अगर वार्म अप हो जाएगा और इस बुक में दिया है तो क्या पता यहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जो कि है फेडरल इन स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी इन फीचर्स। ठीक है, यूनिटरी इन फीचर्स एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर कह रहे कि जो प्रेसिडेंट होता है इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन। तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये हम पढ़ते हैं हम अपने लक्ष्मीकांत में। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल हेड होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, फिर आर्टिकल 74(1) क्या कहता है, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, विद इन द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। और ये सब मिलकर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि कैसे काम करना है। तो ये आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 याद रखना, ये आर्टिकल आपको याद ही रखना है, आर्टिकल चेंज करके बोल देगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो कि उसके हेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कह रहे हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा मतलब पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। और लोकसभा, ये आपको याद रखना है, पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा है। ठीक है, रिमेंबर दैट। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने सेंटर का देख लिया, वैसे ही हमारा जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के। लेकिन जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है, तो रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, और जैसे सेंटर में हमने देखा कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लोकसभा के लिए, वैसे ही हमारे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, फिर मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ठीक है। अभी एक बात और याद रखना कि जो रेसिडुअल पावर्स है, जो मतलब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट।
तो इन लिस्ट के बाहर जो सब्जेक्ट हैं वो किसके पास जाएगा, तो वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। अमेंडिंग पावर जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कैग, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमीशन। तो ये मतलब कभी आप ऐसा मत सोचना कि कहीं वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर देखिए यूनियन एंड टेरिटरी, हमारे पास कितने 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। फिर ये आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो आपको पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में इनेक्ट हुआ, ठीक है। इसने क्या किया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो ये प्रोविज़न याद रखना कि ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये मेंशन है, ठीक है। फिर जो आप ये याद रखेंगे कि इस एक्ट ने ये कहा जो 370 आर्टिकल था उसको रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया, और कहा गया कि जितने भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अब सभी अप्लाई होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब पहले क्या था, पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली अप्लाई नहीं होता था जम्मू कश्मीर पे, लेकिन इस एक्ट के बाद ये हो गया कि जितने भी प्रोविज़न है जम्मू एंड कश्मीर के वो सभी अप्लाई हो जाएंगे, कहाँ पर, सॉरी, जितने भी प्रोविज़न है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी अमेंडेड भी हैं, मतलब जितना अमेंडमेंट हुआ अब तक और जो अब प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी अमेंडमेंट होगा वो सब भी जैसे होल इंडिया पर अप्लाई होता है वैसे ही आपके जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि जब ये 370 नहीं हटा था तो वहाँ पर ज़मीन वगैरह लेने में प्रॉब्लम थी, तो उसको भी अब ये ख़त्म कर दिया गया है, ओमिटेड हो गया। जो परमानेंट रेसिडेंस और ये जो हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट था इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। कोई भी जाकर ज़मीन ले सकता है। अब सिटीजनशिप की बात करें, ये आप बाकी तो अपने लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। तो सिटीजनशिप इंडिया में कैसे सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, सिंगल सिटीजनशिप का, देयर इज नो प्रोविज़न ऑफ डबल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर सिटीजनशिप को गवर्न करने के लिए एक एक्ट पास हुआ, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि डील करता है मैटर रिलेटेड टू द एक्विजिशन, कैसे एक्वायर कर सकता है कोई सिटीजनशिप, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सिटीजनशिप गवर्न होगा वो ये एक्ट में लिखा हुआ है, जो कि पार्लियामेंट में पास किया, क्योंकि सिटीजनशिप पे लॉ बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ पार्लियामेंट को है, ठीक है। फिर देखिए सिटीजनशिप एक्ट जो अमेंडमेंट आया था वो हमको पता है 2019 में आया था। इसने क्या बात किया कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो 3 कंट्री से आए हुए हैं, कौन कौन सी 3 सी कंट्री हैं वो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स बिलोंग टू द 6 कम्युनिटीज, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, तो इन सब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये 3 कंट्री से जो इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आ गए हैं बिफोर द, ये डेट याद रखना है, बिफोर 31 दिसंबर 2014 वो इंटर कर गए थे इंडिया में, वो सब को अब सिटीजनशिप मिल जाएगी। कैसे, बाय द नेचुरलाइजेशन, मतलब कोई लॉ, कोई आपको कुछ करना नहीं है, ये आपको ये लॉ विदाउट एनी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस आपको इससे पहले जो आए हैं ये आप प्रोवाइड करा दो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, पहले कम्युनिटी का नाम, डेट याद रखना है, 3 कंट्री याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो कहाँ पर नहीं अप्लाई होता था, CAA जिसको बोलते हैं, वो आपके 6th शेड्यूल में नहीं अप्लाई होगा। 6th शेड्यूल क्या है, जो 6th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये इन स्टेट में ये आपका एक्ट नहीं अप्लाई होगा, याद रखना, यूपीएससी पूछेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बस उसमें उतना ही था। फंडामेंटल राइट आप खुद पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा बताना
हमें पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है। फिर दे आर जस्टिसेबल हैं, और आर्टिकल 12 से 35 तक ये मेंशन है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी आप ये यहाँ पर देख लेना 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना, आप खुद पढ़ सकते हो, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वही मेंशन किया गया है ब्रीफ में, इससे ज़्यादा तो हम खुद पढ़ लेते हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, ये कब लाई गई तो थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई, जो कि अडॉप्ट किया गया 1976 में, ठीक है। और ये कहाँ है, पार्ट 4 ये ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या 51 ये, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ, जैसे कि उसमें ब्रीफ में मेंशन किया गया है ना, जैसे कि पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर केवल इन्होंने लिख दिया अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सेकंड जो है हमारी चेरिश एंड फॉलो द नेशनल नोबल्स आइडियल्स। फिर which inspires India struggle for freedom to defend the country and render national service when called upon to do so। तो ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज ही है, हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हमें कोई वो बात नहीं है ना। फिर डीपीएसपी की बात करें, देखिए मैं ये सब आपको इसलिए जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर जब देखेंगे ये सब आपको, एक मिनट, यहाँ से आपको कुछ थोड़ा जो कमेटी वगैरह हैं, फिर ये जो 370 स्पेशल मेंशन है, फिर एक कंसल्टेटिव कमेटी हो गई, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हो गया, फिर ये सब आपको बहुत ज़्यादा कराना है ना, टोटल 60 पेजेस हैं। फिर यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट हैं और मिनिस्ट्री दी गई है, तो ये सब आपको ज़्यादा कराना पड़ेगा ना। फिर ये देखिए कुछ कन्वेंशन दिए गए हैं, तो इन सब के लिए मैं वहाँ पर कम फोकस कर रहा हूँ, तो टाइम वहाँ पर बचाऊंगा, यहाँ पर तो ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं मेरा जो मैं सोच के चल रहा हूँ वो आपको भी समझ में आ रहा है। अब डीपीएसपी हम खुद बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इसमें मैं क्या बता दूँ आपको, दे आर नॉट जस्टिसेबल, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बट दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में, और स्टेट जब भी लॉ बनाए तो इन प्रिंसिपल को क्या करेगा, स्टेट इंक्लूड करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। फिर ये कहाँ पर आप पार्ट 4 में मिलेंगे, आर्टिकल 36 से 51 तक। फिर देखिए कुछ फंडामेंटल, जैसे डीपीएसपी इन्होंने कहा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपको पता होगा आर्टिकल 39 है, ठीक है। एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये आर्टिकल 41 या आर्टिकल 45 में मेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। फिर वर्कर को जो है वो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में लाओ, तो 43 ये है, ये सब हम खुद देखते हैं, आपको पता होना चाहिए था ये। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो जो रिसोर्सेस हैं कंट्री को उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उनके ओनरशिप को, ये हमारा आर्टिकल 39B बात करता है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मतलब थोड़ा कम करना चाहिए और सबको मतलब सबके पास वेल्थ जानी चाहिए, ये आर्टिकल 39C बात करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए केवल कुछ ही लोगों के हाथ में। फिर चिल्ड्रन टू डेवलप इन हेल्दी मैनर, ये आर्टिकल 38 बात करता है। फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, आर्टिकल 46 बात करता है। अब ये सब मुझे कैसे याद है, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, आप तो पढ़ते हैं आपको और भी याद होना चाहिए। फिर विलेज पंचायत आर्टिकल 40। फिर इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है हमें साथ में रहकर एक इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना चाहिए, ये किस में है, आर्टिकल 51, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, लास्ट यही है। फिर देखिए यूनियन में एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है ये याद रखना थोड़ा, मतलब मुझे लगता है कि हम ज़्यादा जनरली जब पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते। कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, दीज आर ओनली द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा कोई नहीं।
लोकसभा, राज्यसभा और कुछ भी नहीं, इंडियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट यही हैं। सबसे ज़्यादा आपको देगा ये वाइस प्रेसिडेंट होता है क्या नहीं आप सोचेंगे, बट ये होता है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन होता है ये थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और कैसे हम इसमें वोटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, कि यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और आपकी एज 35 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए एंड सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अच्छा, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होती है, जैसे ये सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस फोर्सेस का, ये डिजॉल्व कर सकता है लोकसभा को, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन देता है, मतलब पहले रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का जरूरी होता है टू इंट्रोड्यूस द बिल, फाइनेंशियल एंड मनी बिल, ठीक है। ग्रांट वगैरह जो आप कह सकते हैं कि ये पार्डन्स, आपको आपने देखा होगा ना कि क्षमा प्रदान करता है कुछ लोगों को, ये सब आपको पता होगा। और स्टेट में जब कोई स्टेट जैसे यूपी मान लेते हैं, वहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगा तो वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल भी ये इम्पोज कर सकता है और सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इमरजेंसी भी इम्पोज कर सकता है, प्रोक्लेम इमरजेंसी, ये भी प्रेसिडेंट की पावर होती है कंट्री में, ठीक है। किसी भी पार्ट में या पूरे कंट्री में, एक बात याद रखना, नेशनल इमरजेंसी नेसेसरी नहीं है कि पूरे इंडिया में ही हो सकता है केवल यूपी में नेशनल इमरजेंसी आ जाए। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट है तो इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इस टेरिटरी, कहीं भी अगर थ्रेट है तो भी नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी, ठीक है। वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ये क्राइटेरिया है नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने का। तो या तो एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए या आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यही मतलब स्टेट का कोई इसमें वो नहीं है रोल, मतलब चाहे इलेक्टेड मेंबर हो पार्लियामेंट के या नॉमिनेटेड हो, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसका भी जो मेथड क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इनकी भी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि सारी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट में हमने क्या देखा था कि टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। ये सब आपको थोड़े थोड़े डिटेल पर फोकस करते रहना चाहिए। फिर वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का, और अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट जिस वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट बन सकता है और उसके पास सारी पावर आ जाएगी प्रेसिडेंट की। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन के काम करेंगे तो वो राज्यसभा का चेयरमैन बना नहीं रह सकता, उसको राज्यसभा की कुर्सी खाली हो जाएगी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है बिकॉज ऑफ द इलनेस और डेथ, तो इलेक्शन होना चाहिए विद इन द 6 मंथ ऑफ हिज वैकेंसी, ओके। अगर डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है या रिमूवल हो जाता है तो क्या होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। ये सब मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी रिवीजन करते हैं, अब लगता है टाइम ज़्यादा हो गया और जल्दी करना चाहिए, करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के, आर्टिकल 75(3) हमने देखा था। फिर लेजिस्लेचर की बात करें, देखिए लेजिस्लेचर यूनियन लेवल पर क्या है, पार्लियामेंट है, जो कि लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, दे आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि दोनों हाउसेस जो हैं, ईच हाउस हैज टू मीट विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स प्रीवियस सिटिंग। तो
इंडियन पार्लियामेंट में कोई ऐसी क्राइटेरिया और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि पार्लियामेंट को कितने दिन मिलना पड़ेगा या कितना मीटिंग रखनी पड़ेगी, कितने सेशन रखने पड़ेंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं। बस इतना लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दो मीटिंग के बीच या दो सिटिंग ऑफ द हाउसेस के बीच, मान लीजिए एक सिटिंग आज हुई तो दूसरी सिटिंग 6 महीने से पहले हो जानी चाहिए दोनों हाउसेस की, ठीक है। तो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। राज्यसभा की बात करें तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं वो अब नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये तो आपको पता ही होगा, बट आपको वो आपको क्राइटेरिया याद रखना है जिस पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो क्या है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। इन एरिया में जिसके पास स्पेशल और प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा राज्यसभा का मेंबर, ठीक है। बाकी ये थोड़ा देखिए, लोकसभा के स्पीकर के बारे में दिया गया है, ये आप देख लेना कि कौन स्पीकर कब तक था। फर्स्ट याद रखेंगे इतना, गणेश वासुदेव मौलांकर्स जो थे वो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर्स थे, बस। बाकी ये सब देख लेना, वो सब अपेंडिक्स है। फिर राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट होता है, हमको पता है, ठीक है। और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और इनका भी इलेक्शन जैसे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। फिर राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो क्या होगा इसमें, नए मेंबर कैसे आएंगे? तो 1/3 जो इसके मेंबर्स होंगे वो रिटायर हो जाएंगे एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। फिर लोकसभा की बात करें थोड़ा, लोकसभा जो है आपका वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ठीक है। और इसका वोटिंग सिस्टम कैसे है, कैसे इलेक्शन होता है? एडल्ट सफरेज के द्वारा। और यूनियन टेरिटरीज के 20 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में, ठीक है। और स्टेट जो ये सीट का बंटवारा होता है कि यूपी के पास 80 लोकसभा सीटें हैं, वो क्या है? वो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, ये याद रखना। और जो पॉपुलेशन का बेसिस लिया गया है वो 1971 के सेंसस पर है अभी तक। और अभी जो नेक्स्ट सेंसस होगा तो वो 2026 के वो होगा, ठीक है। बाकी ये छोड़ो, कोई बात नहीं उसमें। देखिए, लोकसभा जो राज्यसभा है वो डिजॉल्व नहीं हो सकती, बट लोकसभा हो सकता है। तो अगर लोकसभा डिजॉल्व ना हो तो उसका जनरल टर्म क्या है? 5 साल का है, 5 साल, 5 साल का, ठीक है। और लेकिन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 साल से ज़्यादा हो सकता है जब कोई नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के सिचुएशन में इसका लोकसभा का पीरियड जो है 5 साल से ज़्यादा किया जा सकता है। बट एक टाइम पर 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है। और जैसे नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी 6 मंथ के अंदर आपका जो है इलेक्शन आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका उसके बाद आप नहीं एक्सटेंड कर सकते, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर लोकसभा में जाना है, सॉरी, अगर राज्यसभा में जाना है तो 30 ईयर्स होना चाहिए, लोकसभा में जाना है तो 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। फिर और भी क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट के है वो आपको पास होगी तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट ये सब तो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि पॉलिसी वगैरह को फॉर्मुलेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत लोगों को इम्पीच भी करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, ठीक है। इन सबको इम्पीचमेंट भी कौन करता है? पार्लियामेंट ही करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने, देखिए, ऑल लेजिस्लेशन सॉरी जितने भी लॉ हैं रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मेरे क्या हुआ है, छाले पड़ गए हैं मुंह में, पता नहीं क्या हुआ है, माउथ में बहुत सारे छाले पड़ गए हैं, अल्सर, ठीक है। तो इसलिए मुझे दर्द होता है जब मैं बोलता हूँ। तो जितने भी लॉ हैं उन सब को कंसेंट लेना पड़ेगा बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इन द केस ऑफ मनी बिल जो होता है उसमें लोकसभा के पास प्रिविलेज है। बट जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है मतलब ऐसे लेजिस्लेशन, जैसे आप समझ लीजिए डेलीगेटेड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट बहुत सारे लॉ जो यूनियन लॉ है वो पार्लियामेंट बनाती है, जितने भी यूनियन लिस्ट में। लेकिन देखिए, बहुत सारी बॉडी भी होती हैं पार्लियामेंट में जो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आरबीआई भी है।
आरबीआई है, पूरा गवर्नमेंट बॉडी है आरबीआई। लेकिन अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट आरबीआई को एम्पावर करे कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास नॉलेज ज़्यादा है हमसे इन द केस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई, तो एक काम करो, तुम इस पे लॉ बना लो और अपना काम कर लो, हम तुम्हें ये लेजिस्लेशन पावर देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, ओके ओके। तो ये आपका हो गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो मैंने बता दिया कि अगर पार्लियामेंट किसी को और इम्पावर कर दे कि देखो तुम हमारे हिस्से का इस सेक्टर में लॉ बना सकते हो, तो ये हो। बट पार्लियामेंट ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वो देखेगी कि लॉ कैसा है, और पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो ये कर सके। तो इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री के में अगर हम कमेटीज की बात करें तो दो प्रकार की कमेटी होती हैं पार्लियामेंट में। टू काइंड्स ऑफ कमेटी, फर्स्ट इज अ स्टैंडिंग कमेटी एंड अदर इज अ एडहॉक कमेटी। व्हाट इज द स्टैंडिंग कमेटी? The standing committee are elected or appointed every year or periodically, and their work goes on more or less on continuous basis. So the standing committee, you can say that these are the permanent committees. They are appointed every year. ठीक है, they have continuous working basis, मतलब इनका डे टू डे काम है। ठीक है, दे आर कॉल्ड द स्टैंडिंग कमेटी। फिर दूसरी है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी क्या होती है? दे आर फॉर्म फॉर द मतलब फॉर्म फॉर द एनी स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस जैसे खत्म हो गए, दे आर सीज टू एग्जिस्ट। जैसे स्पेशल पर्पस खत्म, जैसे वो काम हो गया, एडहॉक कमेटी खत्म। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ मैं स्टैंडिंग कमेटी की नाम बताऊंगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये स्टैंडिंग कमेटी है। अगर मैं उनके बारे में कुछ बताऊं तो याद आपको रखना है कि हाँ ये है, बस एक बात याद रखना है, ये सब हम लक्ष्मीकांत में पहले से पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं वन गो में सब पढ़ूंगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सम स्टैंडिंग कमेटीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर थ्री फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। फर्स्ट इज अ कमेटी ऑन एस्टिमेट, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो दीज आर द थ्री फाइनेंशियल कमेटी एंड दे ऑल आर स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, so their work is the to assess the expenditure of the central government और parliament। ठीक है, नाउ अब सेकेंड देखते हैं। अगर हम एस्टिमेट कमेटी की बात करें, जो कि फर्स्ट फाइनेंशियल कमेटी है, इसका काम क्या होगा? ये रिपोर्ट करती है व्हाट इकॉनमी इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सब में ये थोड़ा आपका जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो एडवाइस देगी वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो ये भी चेक करेगा कि जो मनी दिया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मिनिस्ट्री को, वो सही तरीके से खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ। ये सब आपका एस्टिमेट्स कमेटी देखती है। फिर सेकंड क्या है? द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये क्या करती है? स्क्रूटनाइज करती है अप्रोप्रिएशन, मतलब मनी कितना निकाला गया, एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द कैग। तो कैग के रिपोर्ट को कौन स्क्रूटनाइज करता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। याद रखना, यूपीएससी इतना ही बोलेगा, किस कमेटी को कैग का रिपोर्ट स्क्रूटनाइज करने का पावर है। ठीक है, फिर इट इंश्योर दैट द पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट डिसीजन एंड कॉल अटेंशन टू केस ऑफ वेस्ट, एक्स्ट्रावेगेंस और लॉस और नुगेटरी एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई ऐसा मतलब ख़राब तरीके से या एक्स्ट्रा वेगेंस, मतलब जहाँ पर 10 रुपये का खर्चा करना वहाँ पर 20 रुपये का खर्चा कर दिया, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी? उन पर ये आपको पूरा रिपोर्ट तैयार करेगी और पार्लियामेंट में पेश करेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट के डिसीजन को आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा इम्पोज करती है मिनिस्टर वगैरह पे। ठीक है, फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करते हैं? जितने भी जैसे कि बहुत सारी बॉडीज हैं गवर्नमेंट की, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है गवर्नमेंट के, तो उन सब के ये आप कह सकते हैं कि उनको थोड़ा ये उनके फाइनेंस वगैरह को देख के काम करती है। बाकी ये पढ़ लेना आप खुद, मुझे नहीं लगता यार ये सब तो हम पढ़ते ही हैं। फिर
अदर स्टैंडिंग कमेटीज, कमेटी ऑन पिटीशन, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि ये स्टैंडिंग कमेटी है। तो कमेटी ऑन पिटीशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज, फिर कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, जैसे अब देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, तो गवर्नमेंट या मिनिस्टर ने कोई काम करने को कहा नहीं किया तो कौन सी कमेटी चेक करेगी? कमेटी ऑन एश्योरेंस। कमेटी ऑन प्रिविलेज, अब कमेटी ऑन प्रिविलेज क्या काम करेगी? ये लोकसभा के मेंबर के प्रिविलेज को चेक करेगी, उनका कोई ब्रीच ना हो प्रिविलेज का, वो चेक करेगी। तो क्वेश्चन ऑन जो प्रिविलेज है वो स्पीकर और चेयरमैन के पास कौन सी कमेटी रखेगी? तो कमेटी ऑन प्रिविलेज, ठीक है। अब कमेटी ऑन पिटीशन, कमेटी ऑन पिटीशन क्या करेगा? जो बिल्स है, मैटर्स है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, उनके बारे में ये पिटीशन लगाएगी, बिल और लॉ पर डिस्कशन करेगी। अब देखिए नेम से ये पूरा आपको यहाँ पर पता चल जा रहा है। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अब ये देखिए सब रूल लॉ, जो आपका जैसे कोई लॉ या एक्ट पास हो उसके बाद कोई रूल वगैरह पास करना है तो कौन? लेजिस्लेशन कमेटी आएगी। फिर कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल एग्जामिन्स ऑल पेपर्स लेड ऑन द टेबल। तो ये देखिए कमेटी ऑन पेपर लेड, अब देखिए जो पेपर आया, जो कुछ आया उस सबको एग्जामिन कौन करेगा? कोई एक्ट है, लॉ है, उसमें जो पेपर है उस पर जो डिस्कशन करना है ये सब ये एग्जामिन करेंगे, ठीक है। स्टेचुटरी नोटिफिकेशन हो गया इन सबको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक्ट हो गया, रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया, तो ये सब यही काम करेंगे। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये सब हम पढ़ते हैं। फिर कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेस, कौन कौन सी कमेटी है ये? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या? पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी? भाई पार्लियामेंट की बिजनेस को देखेगी कि आज किस पे डिस्कशन होना है पार्लियामेंट में, कौन सा लॉ टेबल किया जाएगा, कौन से लॉ पर मतलब डिस्कशन होगा, कौन से रूल पर डिस्कशन होगा, तो ये सब कौन देखेगा? तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखेगी, ठीक है। तो ये अलोकेट करती है टाइम गवर्नमेंट को और कौन से बिजनेस लेकर आना है बिफोर द हाउसेस। तो ये देखिए कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स, अब देखिए प्राइवेट मेंबर्स मतलब एमपी के, तो प्राइवेट मेंबर के रिकमेंडेशन जो है, एमपीज का जो रिकमेंडेशंस है, उनके बिल वगैरह का जो रिकमेंडेशन है, उनके जो प्राइवेट मेंबर के बिल का या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का पर डिस्कशन कौन करेगी? कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर रूल्स कमेटी क्या करेगी? अब देखिए रूल कमेटी क्या करेगी? कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे किस रूल से चलना चाहिए, उन सबको एडिशनल रूल भी प्रेस्क्राइब करेगी। कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, अब भाई देखिए कोई एमपी है, वो सुबह उठता है, सो जाता है, काम करता है, करप्शन करता है, पार्लियामेंट में जाता ही नहीं, तो वो कौन देखेगा? कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो ये शेड्यूल कास्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स कैसे लेने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स कैसे अडॉप्ट करने हैं, ये सब देखा जाएगा इसमें, ठीक है। फिर कमेटी कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी टू द मेंबर्स, कौन सी कमेटी हैं जो फैसिलिटी मतलब मेंबर को डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो इसमें क्या है? जनरल पर्पस कमेटी ऑन कंसीडर एंड एडवाइस स्पीकर चेयरमैन ऑन मैटर कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ द हाउसेस। तो देखिए कमेटी कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ द फैसिलिटी टू द मेंबर्स, तो मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, उन सबको ये देखिएगा। अब इसमें जैसे हाउस कमेटी, हाउस कमेटी क्या डील करती है? रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ द मेंबर्स, एमपी के कौन सा घर दिया जाएगा, उनको क्या होगा, वो सब। फिर हाउस कमेटी हो गई। फिर जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज, तो एमपी के सैलरी को ये देखेगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये सारी स्टैंडिंग कमेटी हैं जितना अब तक हमने देखा। फिर जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रोफाइल एग्जामिन, अब देखिए ये भी उसी से समझ आ रहा है कि ये थोड़ा एग्जामिन करेगी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोफाइल को, उनके बॉडीज को, ठीक है। फिर लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो बोथ द मैटर्स हो, बोथ द हाउसेस के मैटर्स हैं, उनके मतलब जो प्रोविजंस हैं उन सबको देखेगा। ये भी कुछ नहीं, आप यहाँ पर पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द लाइब्रेरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ अ मेंबर फ्रॉम द बोथ द हाउसेस, तो बोथ द हाउसेस के मेंबर्स इसमें होते हैं। कंसीडर मैटर कंसर्निंग द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई लाइब्रेरी होगी उसके रिलेटेड है। भाई छोड़ो ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही याद रखना कि लाइब्रेरी कमेटी एक
स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, भाई एम्पावर करेगी वुमेन को, हमें क्या, मतलब हमें क्या, ये कोई हार्ट मत होना, मतलब ये कोई स्टैंडिंग कमेटी है, इस पर क्या डिस्कशन करना। एथिक्स कमेटी ऑन राज्यसभा, भाई एथिकल मेजर को देखेगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी है, एम्पावरमेंट कमेटी है और एथिक्स कमेटी, ये सब बाद में फॉर्म हुए। जो एथिक्स कमेटी वो स्पेशली 2000 में फॉर्म हुई है, ठीक है। फिर एडहॉक कमेटी, देखिए एडहॉक कमेटी का हम नाम याद नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल पर्पस पे बनती है, तो बहुत सारे स्पेशल पर्पस हो सकता है कोई एमयू पर, मतलब कोई यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पेशल पर्पस के लिए कमेटी फॉर्म कर दी जाए, कोई इन्वायरमेंट पर स्पेशल कमेटी फॉर्म कर दी है, तो इस पे मतलब हम सारी कमेटी का नाम याद नहीं रख सकते क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। तो जैसे कमेटी ऑन फूड, पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स पर कमेटी, कमेटी ऑन स्क्रूटनी इन द पार्लियामेंट, रेलवे कन्वेंशन पर कमेटी, फिर कमेटी ऑन एमपी लेड जो स्कीम है उस पर कमेटी, कमेटी ऑन बिल्स, ठीक है। ये सब भाई कमेटी का कोई वो नाम याद न रखने की जरूरत नहीं, तो ये सब एडहॉक कमेटी है, इतना ही याद रखो। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, देखिए मैं ये पीडीएफ तो आपको दे दूंगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो अगर मैंने नहीं ठीक से बताया हो वो आप पीडीएफ पढ़ लेना, या फिर आप भाई लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो ना क्या उसमें, ठीक है। बट मैंने जितना बताया आप उतना ही याद रखोगे ना कि ये स्टैंडिंग कमेटी वो क्या है, उतना में काम हो जाएगा आपका। देखिए ये इतना ही याद रखना कि लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वो एक स्टेचुटरी रिकॉग्निशन है, मतलब लॉ के थ्रू उनको लीडर ऑफ अपोजिशन को पावर मिली है बहुत सारी, ठीक है। तो ये कब से आया, 1977 से फोर्स में लाया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन की सैलरी क्या होगी, फैसिलिटी क्या होगी, ठीक है। ये सब दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा में। फिर गवर्नमेंट बिजनेस इन पार्लियामेंट, भाई ये सब कुछ नहीं, ये सब आप देख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो क्या करेगी, नाम ही से पता चल रहा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देखेगी। तो गवर्नमेंट का बिजनेस जो पार्लियामेंट में, यही मिनिस्ट्री देखेगी। सिंपल सी बात है कि क्या फंक्शन डिस्चार्ज करना है, कैसे क्या मिनिस्टर को असिस्ट करना है, ठीक है, ये सब क्या, और फिर क्लोज कांटेक्ट रखना है मिनिस्टर से, ये सब काम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। तो गवर्नमेंट का बिजनेस जो है पार्लियामेंट में वो कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन, अब देखिए ये क्या है, ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है आप कह सकते हैं, जिसके अंडर गवर्नमेंट क्या करेगी, जो स्कूल कॉलेज इसमें जा जाकर पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री जो आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर्स है या पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, उसके जो इथोस हैं, जो इसके इथिक्स हैं, उन सब के बारे में यंगर जनरेशन को बताएंगे ये, ठीक है। तो ये है यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम, ठीक है। यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम का काम यही है, सिंपल सा याद रखो। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस कहाँ पर किया गया था, स्कूल इन दिल्ली के स्कूल में, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर, जो कि दिल्ली में, वहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अब तो ये सब जगह हो रहा है। तो यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन क्या है, डेमोक्रेटिक इथोस जो है वो यंगर जनरेशन में डेवलप करना है, उसके लिए ये स्कीम चलाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री के द्वारा, ठीक है। ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस क्या होता है, अब देखिए हमें पता होता है कि जब कोई वोटिंग का सिचुएशन होता है, या तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी क्या करते हैं, अपने मेंबर को व्हिप जारी करते हैं कि हाँ यहीं वोट करना है, और मेंबर को वहीं वोट करना पड़ता है, उस पार्टी के मेंबर्स को, उस पार्टी के इलेक्टेड मेंबर को, ठीक है। तो ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस क्या है, तो ये क्या करेगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो क्या करेगी, एक ऑल इंडिया मतलब सभी जितने भी एमपीज हैं उन सबको बुलाया जाएगा, उन सबके पार्टी के हेड को बुलाया जाएगा, और उस पर डिस्कशन होगा कि हाँ व्हिप कैसे मतलब जारी होगा, क्या काम होगा, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, पता पता ना भी होता तो कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस कौन, पहले ये याद रखना कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ, और ये ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस, ठीक है।
और डिफरेंट डिफरेंट टाइम टू टाइम ये होता है। इनका पर्पस क्या होता है कि एक इस्टेब्लिश करना है सुइटेबल लिंक्स विथ अमंग द व्हिप्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो मेंबर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक व्हिप का जारी कैसे होना है, क्या करना है, वो सब करना है भाई, नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नॉमिनेशन ऑफ एमपी ऑन गवर्नमेंट कमिटीज, काउंसिल, बोर्ड्स एंड कमीशन। अब ये भी कौन देखता है, इतना याद रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखेगी कि किसी एमपी का जो है वो नॉमिनेशन गवर्नमेंट कमेटी में करना है कि किसी बोर्ड में, किसी कमीशन में करना है, ये कौन देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, फिर मैटर्स अंडर द रूल 377 एंड स्पेशल मेंशन। अब देखिए जो ये 377 का रूल्स है स्पेशल मेंशन, इसमें आपको ये याद रखना कि ये क्या बात करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर आता है और ये ऐसे प्रोविज़न से डील करता है कि कैसे हमारे पार्लियामेंट में रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होंगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे फ्लो करेगा बिटवीन द लोकसभा राज्यसभा। तो जैसे मान लीजिए किसी एमपी ने मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछा तो अब मिनिस्टर को रिप्लाई देना पड़ेगा उस क्वेश्चन पे। मान लीजिए एमपी ने क्वेश्चन पूछा कि जो एमजी नरेगा स्कीम है उसमें फंड क्यों कम किए गए, तो अब मिनिस्टर को रिप्लाई करना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत होगी वो, ठीक है, वो रिप्लाई करेगी। तो वो सब मेंशन कहाँ पर मिलता है आपको, 377 जो स्पेशल मेंशन है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनको टेक्स्ट में 250 वर्ड में मतलब रिप्लाई करना पड़ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विद इन 1 मंथ। ठीक है, और एक याद रखना कि अनलेस द चेयरमैन अदरवाइज डायरेक्ट्स अ मेंबर कैन रेज ओनली वन मैटर ड्यूरिंग अ वीक एंड टोटल नंबर ऑफ स्पेशल मेंशन टू बी एडमिटेड फॉर अ डे शुड नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 7। तो केवल स्पेशल मेंशन कितना हो सकते हैं, 7 हो सकता है एक दिन में। तो स्पेशल 377 के अंडर स्पेशल मेंशन क्वेश्चन मतलब स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं आप कह सकते हैं वो 7 हो सकते हैं। एक मेंबर केवल एक क्वेश्चन पूछ सकता है और मिनिस्टर क्या करेंगे, वो रिप्लाई करेंगे वर्ड लेवल मतलब टेक्स्ट में, ऐसे वर्डली नहीं, टेक्स्ट में रिप्लाई करना पड़ेगा और विद इन 1 मंथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, administrative minister is required to send reply to the concerned member as soon as possible preferably within 1 month। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। बस ठीक है यार, बाकी ये पढ़ लेना जब आपको मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन तो पूछ लिया गया, अब बात है कि क्या वो क्वेश्चन इम्प्लीमेंट हुआ एमपी का कि नहीं। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, आंसर दे दिया गया कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन आंसर देने से थोड़ी होगा। जैसे मान लीजिए कि एमजी नरेगा पर एमपी ने क्वेश्चन पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने रिप्लाई किया कि देखिए ये बात है और हम इतना फंड इतने दिन में रिलीज करेंगे और इस फंड से हम ये काम करेंगे। अब मान ली ये सब तो हो गया, लेकिन क्या वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन एश्योरेंस भी देखा जाता है। और ये कौन देखता है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो ही ये भी देखते हैं कि जो मिनिस्टर ने क्वेश्चन पूछा आंसर हुआ तो क्या वो ग्राउंड लेवल पर कहीं दिख रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। तो एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एश्योरेंस, ठीक है, ये देखा जाता है। कंसल्टेटिव कमेटी, यहाँ से क्या पता चलता है कि कंसल्टेटिव है, इनफॉर्मल डिस्कशन होगा। मतलब मान लीजिए कि सारा डिस्कशन तो एमपी और मिनिस्टर पूरा हाउस ऑफ पीपल में एक साथ नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअल जो मिनिस्टर्स है वो इंडिविजुअल एमपी से या इनसे जो ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, आप कह सकते हैं कि ये जो इनफॉर्मल डिस्कशन है कंसल्टेशन है वो बाहर रहकर भी किया जा सकता है, एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक है, बाहर इन द सेंस कि उस हाउस में ना, सबके सब जहाँ लोग सभी लोग जहाँ पर हैं वहाँ से हटकर भी किया जा सकता है। तो ये है कंसल्टेटिव कमेटी है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, द मिनिमम मेंबरशिप ऑन अ कंसल्टेटिव कमेटी इज 10 एंड मैक्सिमम इज 30। ठीक है,
फिर द कंसल्टेटिव कमेटी स्टैंड डिजॉल्व अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ एवरी लोकसभा, तो जैसे लोकसभा खत्म होगी कंसल्टेटिव कमेटी भी खत्म हो जाएगी और रिकॉन्स्टिट्यूट होगी जैसे नई लोकसभा आएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंसल्टेटिव कमेटी का, यहाँ पर आप देखें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी इज टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर द इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द मेंबर एंड मिनिस्टर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पर, ओ कहाँ मैंने नहीं, अच्छा चल रहा है वीडियो, मुझे लगा वीडियो स्टॉप हो गया। फिर देखिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ई विधान मतलब इलेक्ट्रिकली ई गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे। जो लॉ वगैरह है थोड़ा जिसका ट्रांसमिशन होना है उसको इलेक्ट्रिकली हम ट्रांसमिट करेंगे। जैसे हमने देखा तो बजट जो है उसको कैसे मतलब प्रिपेयर किया गया था कि तो टेबलेट पे, ठीक है, टैब में बजट को रिप्रेजेंट किया गया था। तो वो सब ई विधान है, ई गवर्नेंस है। वन नेशन वन एप्लीकेशन प्रिंसिपल पर ये चलना है हमें। ठीक है, डिजिटल हाउस क्रिएट करना है। ठीक है, बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। फिर गुडविल डेलीगेशन, अब देखिए गुडविल डेलीगेशन क्या है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी हैं और विदेश के कुछ एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सब मिलें, थोड़ा डिस्कशन करें, शेयर करें कि कैसे रूल रेगुलेशन बना जाता है। हमारे एमपी बाहर जाएं, थोड़ा सीखें वहाँ के लोगों से कि कैसे लॉ बनते हैं, कैसे वहाँ की पार्लियामेंट काम करती है। तो ये सब किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ही स्पॉन्सर करती है। गवर्नमेंट गुडविल डेलीगेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अदर कंट्रीज and receive similar delegation of parliamentarians under the exchange program from one country through the Ministry of External Affairs। सिंपल सी बात है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अब देखिए एमपी हैं वो अपना भी, उनका भी वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का करें या ना करें। तो उनके वेलफेयर के रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो सेम मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये क्या देखेगी, तो ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी एमपी को, कोई बीमार हो गया, कोई ख़त्म हो गए, तो इन सबको कौन देखती है, तो ये भी यही मिनिस्ट्री देखती है। कोई एमपी पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा आगे हैं वुमेन रिजर्वेशन पर। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था वो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे पास हुआ। ठीक है, दिस पेव द वे फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो 1/3 ऑफ सीट जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन के लिए क्या हो जाएगी, रिजर्व कर दी जाएगी। कौन, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये एक इनोवेटिव फीचर है ऑफ द, एक इनोवेटिव फीचर ऑफ द एक्ट इज द प्रोविजन फॉर द रोटेशन ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, तो उनकी सीट रोटेट होती रहेगी एवरी डिलिमिटेशन पर, आफ्टर ईच डिलिमिटेशन। ठीक है, अ न्यू सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी रिजर्व्ड ensuring that the women from the different backgrounds regions have the opportunity to represent their constituencies. The law however will be implemented after the next census। मतलब अभी ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज रीड्रॉइंग ऑफ लोक सभा and assembly constituency will determine the particular seat that are to be reserved for the women। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। 1 मिनट। अब देखिए कैग आ गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, हम बहुत सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 142 to 151 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर याद रखना जो ड्यूटीज ऑफ कैग है उसके अंडर एक एक्ट भी पास हुआ और भी पावर देने के लिए कैग को। ठीक है, ये सब हम देखते रहते हैं। फिर ये जो एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन सब के एक्सपेंडिचर को देखती है और दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों के एक्सपेंडिचर को ये रेगुलेट करती है। तो ये ऑडिटर बॉडी है, आप कह सकते हैं ऑडिट करती है। ठीक है, फिर जो 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारे पास पता होगा आपको
एक होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भी थोड़ा अकाउंट को भी ये ऑडिट करता है, ठीक है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन को भी ऑडिट करता है ये, ठीक है। फिर आगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी हमको पता होता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड इनका राइट होता है किसी भी कोर्ट में जाकर ये इस सेंटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो रिम्यूनरेशन है, सैलरी है, वो सब कौन डिसाइड करता है? तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। और ये सभी काम करेंगे जो रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, सारे काम वो करेंगे लॉ से रिलेटेड, ठीक है। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होते हैं। एक बात याद रखना कि जो अटॉर्नी जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बस सॉलिसिटर जनरल जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो सॉलिसिटर जनरल हो गया या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये एक स्टेचुटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बस याद रखना। तो ये सब क्या करेंगे? ये सब अटॉर्नी जनरल को हेल्प करेंगे, ठीक है, असिस्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में बात करें कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर क्लॉज 3। तो अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स ये कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाते हैं कि किस मिनिस्ट्री को कौन से बिजनेस मिलेंगे, कौन से काम मिलेंगे, कौन से डिपार्टमेंट क्रिएट करना है। लेकिन ये सब कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्रिएट करना, ये सब क्रिएट तो करता है कौन? करता है प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो कल को अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट या मिनिस्ट्री ऑफ यूपीएससी को फॉर्म करना है तो कौन फॉर्म करेगा? करेंगे तो प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस किसकी होगी? तो प्राइम मिनिस्टर की। बस इतना ही पता होना चाहिए था। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं हम। देखिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या है? ये डायरेक्टली फंक्शन करता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, ये याद रखना है। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके? सिविल सर्विसेज बोर्ड की। ये आपको याद रखना होना चाहिए था, ठीक है। फिर बाकी आप यार रहने दो, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बाकी पढ़ते हैं खुद। देखिए ये याद रखेंगे थोड़ा, कह रहा है कि द कैबिनेट secretariat ensure that the president, the vice president and the minister are keep informed of the major activities of all minister department by means of monthly summary of their activities। तो ये याद रखेंगे आप कि ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम होता है कि वो इन्फॉर्म करता रहे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। ओके फिर एक देखिए अलोकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ये फिर वही प्रेसिडेंट करेगा यार, नहीं इंपॉर्टेंट है, छोड़ो, पढ़ लेना आप अगर पढ़ना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार का यूज करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ 2013 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? इफ़िशियंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेटली टारगेट करना है बेनिफिशरीज को। दोनों स्टेट और 1 मिनट, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्टार्ट कब हुआ? 2013 में। फिर इसको दोनों सेंटर और स्टेट यूज कर सकते हैं आधार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देने के लिए। अब देखिए कुछ शुरू हो गया हमारा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें पहला मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंडर 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। बाकी ये सब तो आप मतलब खुद समझ सकते हैं ना। केमिकल मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा है? केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट है और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। बाकी जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री हैं इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर कौन डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये तो जनरल बात है कि है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये भी है, ठीक है। कम्युनिकेशन तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये याद रखना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी है इसके अंडर, ठीक है। फिर कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट है? और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अफेयर्स, ये दोनों हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ये भी है। ठीक है, जो पहले मतलब आर्मी वगैरह में थे तो उनके वेलफेयर का। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कौन सा है, तो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर कौन सी डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये याद रखना, दीपा। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट जो करता है गवर्नमेंट इसी डिपार्टमेंट का है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। फिर देखिए यहाँ पर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। फिर देखिए हेल्थ के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। सब सिंपल है यार, क्या ही बताऊँ इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का देखते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिवर एंड गंगा रिजुवनेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड जस्टिस डिपार्टमेंट। सिंपल है यार, कुछ बताने की जरूरत ना है इसमें। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में कौन सा आता है, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल देखिए सिंपल सा है, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर, तो यही सब तो है जो नाम है वहाँ पर। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। बाकी वो भी वही सेम ही है, नहीं बताने की ज़रूरत है। बस हो गया वो डिपार्टमेंट वाला खेल ख़त्म। ठीक है, अभी ये शुरू करते हैं 1 मिनट।